हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, आज हम अपने यूपीएससी के पीवाईक्यू के सीरीज के अगले चैप्टर में पहुंच गए, अगले लेक्चर में पहुंच गए, जहां हम आज एक अलग सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू के पे हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने थीम वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया है और थीम वाइज के साथ साथ हम लोगों ने अब क्या किया है कि एक सब्जेक्ट का एक दिन पे हम लोगों ने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया है कि पहले हिस्ट्री, उसके बाद साइंस एंड टेक, इसी के साथ साथ हिस्ट्री में भी जो इसकी 3 अलग अलग सेक्शन है, उन अलग अलग सेक्शन को हम लोग अलग अलग दिन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसका होलिस्टिक डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ऐसे इसको कोर इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस टॉपिक से यूपीएससी को कुछ ज्यादा ही लगाव है और अभी के टाइम पे यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट टॉपिक बन चुका है। और ये इकोनॉमिक्स का, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, कोई टेक्निकल टर्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूपीएससी से हर साल अपने मतलब लगातार अल्टरनेटिव ईयर्स में इसको पूछ रहा है यूपीएससी। तो आखिर इसको भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो गया है और काफी ज्यादा इजी है। लेकिन अगर आप बिना पढ़े जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपको काफी ज्यादा टफ, टेक्निकल और कंफ्यूजिंग लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी इकोनॉमिक्स के जो पहला एनालिसिस लेक्चर है उसमें आज हम पहले 2 क्वेश्चन को लेते हैं जो कि यूपीएससी रिसेंट के दिनों में पूछ रहा है लगातार। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखने में तो काफी आम सा टॉपिक लगता है, लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि इससे यूपीएससी क्वेश्चन 2019 में भी पूछा है और इसके बाद 2022 में भी पूछा है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो हो सकता है 2024 में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें और वहां जाके किसी भी तरह का सिली मिस्टेक ना करें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको इन डेप्थ पढ़ना होगा और वहां जाकर अच्छा परफॉर्म करना होगा। मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे करेंटली फ्रेंड्स, अगर आप समझने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे वो लैग कर रहे हैं, वो है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस। लेकिन टेस्ट सीरीज में ही बहुत से लूपहोल्स हैं, तो आपको जरूरी ये हो जाता है कि एटलीस्ट पीवाईक्यू तो अच्छे से कर ही ले। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि सिली मिस्टेक से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि अभी हो हल्ला मचा हुआ है पूरा यूपीएससी में कि यूपीएससी क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है। टफ पूछ रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे जो 12,000 या फिर 15,000 स्टूडेंट चाहिए उन्हें मिल ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स मिल रहा है उन्हें, तभी तो वो रिजल्ट निकाल रहे हैं ना। तो आखिर 10 लाख जो लोग फॉर्म भरते हैं, उन 10 लाख में से 4 लाख to 5 लाख स्टूडेंट एपियर होते हैं। उन 4 लाख to 5 लाख में से 12,000 या फिर 15,000 स्टूडेंट्स का तो फ्री होना ही होना है किसी भी हाल में। अगर ये रेशियो 1 लाख भी आ जाए तो 1 लाख में से भी तो 12,000 लोग सिलेक्ट होंगे ही होंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ पूछ दे। वैसे सिचुएशन में अगर आप यूपीएससी का टफ क्वेश्चन का नेचर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो या तो इजी या फिर मॉडरेट लेवल का होता है। अब मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी या फिर किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें इजी और टफ क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कैसे हम बोलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा क्वेश्चन टफ है। मतलब ये कि एमसीक्यू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन आपका आपके सोर्स से आ गया, मतलब जो आप पढ़ कर गए हैं और वो आ गया, वो इजी है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको नहीं आ रहा है तो टफ है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे सिचुएशन में इस 50 क्वेश्चन में से मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 12 to 15 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट पीवाईक्यू से मोटिवेटेड होते हैं, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होते हैं
और PYQ से ही वो पूछते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो आप समझ लीजिए कि 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब ये कि 30 मार्क्स तो आपका श्योर है, ये कहीं नहीं जाने वाले अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से देख लिया। तो आपको जैसा कि पता है कट ऑफ क्या रह रहा है, कट ऑफ का रेंज क्या है अभी के टाइम पे 85 to 90 के बीच का कट ऑफ है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ से 30 मार्क्स लेकर आते हैं तो बस आपको 60 मार्क्स का ही स्ट्रगल रह जाता है। वो भी 60 मार्क्स आप कहीं से भी, मतलब कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी, स्टैटिक अच्छा से पढ़ा और जो 50 इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को भी ढंग से टारगेट किया और बाकी जो 50 क्वेश्चन रह गए उसमें से अगर आपका 50% भी सही होता है तो और 50% गलत होता है तो अकॉर्डिंग टू नेगेटिव मार्किंग स्कीम आपके कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स जाएंगे। अगर आपका 50 में 25 सही होता है और 25 गलत होता है तो आपके 8 करेक्ट मार्क्स कट सकते हैं। मतलब ये कि 25 में से अगर 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचता है 17। इधर आ गया 17 यानी कि 34 मार्क्स इधर हमने गेन कर लिया। और इधर 50 में से अगर आपने 35 भी सही कर लिए और 15 गलत होते हैं यानी कि टोटल कितने हो गए 60। नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट करके बोल रहा हूँ 60। अगर 60 प्लस 34 करते हैं फिर भी आप इजिली कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई को करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही कंफर्टेबली आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। और जो यूपीएससी समय लेता है बिटवीन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बीच में, वो आप डायलेमा के कंडीशन में रहते हैं कि आप मेंस की तैयारी करें या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। तो आपका कम से कम 20 to 30 डेज तो वेस्ट इसी में हो जाता है कि आप मेंस में हो या फिर नहीं हो, मतलब मेंस आप लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप 85 पे आ रहे हो या फिर 80 पे आ रहे हो सकता है कट ऑफ 83 चला जाए और हो सकता है कट ऑफ 89 चला जाए। लेकिन अगर आप 94 करेक्ट कर रहे हो, 94 मार्क्स अचीव कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आप डेफिनेटली मेंस लिख रहे हो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तो बोलता ही बोलता है। तो चलिए ये था मतलब कि क्या फायदा है इस सीरीज को आपको अटेंड करने का। आप समझते हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड, इसका क्या आंसर होना चाहिए और इसमें आपको ऐसे कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए आंसर लिखने के दौरान। जस्ट अ मिनट, मैं पहले इसे इरेज कर दूं। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी तो पूछता है कि चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, मतलब ये कि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरपर्सन होता है उसको कौन सेलेक्ट करता है। तो ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। मतलब ये इस ऑप्शन से 2-3 चीजें तो क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन का चांसेस 100% था कि आप 100% यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे अगर आप एग्जाम में बैठते तो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो चेयरपर्सन की बात है, चेयरमैन की बात है किसी भी बैंक का, तो ये तो एलिमिनेट हो गया सी वाला ऑप्शन। लेकिन डी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है देखने से और डी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है देखने से, लेकिन इसका जो आंसर है ये है बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो इसमें अब समझने की बात ये है कि उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, इसके कुछ रिकमेंडेशन थे, इसके कुछ ऐसी कमिटीज बनाई गई थी इसके रिगार्डिंग, इस वजह से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया। यही नहीं, जब ये चर्चा में रहा तो नेक्स्ट ईयर भी यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए समझते हैं अगले स्लाइड में। तो जैसा कि आपको पता है इसका आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे अगले स्लाइड में, मतलब कि लास्ट स्लाइड में। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का जो दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया दोनों सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं हर क्वेश्चन का सेम एक्सप्लेनेशन दूं तो आपके समय की बर्बादी होगी। इसलिए हमने ये सोचा है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो लास्ट में होगा। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। फिर से क्वेश्चन वही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के रेफरेंस में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन को पूछ रहा है यूपीएससी 2022 में। मतलब देखिए कि आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो चेयरपर्सन होते हैं किसके? बीबीबी के। बीबीबी रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब ये कि उस 2019 के क्वेश्चन को हूबहू उठाकर 2022 के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाकर डाल दिया उसने। मतलब ये कि अगर आप इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बीबीबी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड्स? फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर आप पिछले स्लाइड में देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप 2019 के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके जाते तो आपको पता होता है कि इसका आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। उसी तरीके से जब ये 2022 में पूछता है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसका, वो क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है सिमिलरली। वही अगर दूसरी ओर बात करें, बीबीबी हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। मतलब कि उनको स्ट्रेटजी बनाने में उनको हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और क्या करता है? कैपिटल रेजिंग प्लान्स में भी उनका मदद करता है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो अगर आप सिर्फ 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ कर जाते तो वहां पे आप कम से कम सेकंड वाले स्टेटमेंट को तो आप करेक्ट मानते। जब अगर आपने सेकंड वाले स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया होता तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता चल गया कि जिस ऑप्शन में ऑप्शन 2 नहीं, मतलब स्टेटमेंट 2 नहीं है, वो तो इनकरेक्ट है 100%। यहाँ अगर हमको देखें तो आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में स्टेटमेंट 2 देखने को नहीं मिलता। मतलब ये इसमें स्टेटमेंट 2 है, इसमें स्टेटमेंट 2 और इसमें स्टेटमेंट 2 है। अब सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि आखिर जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो क्या चेयरपर्सन होते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के, या फिर बीबीबी का काम क्या है? तो अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया तो आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। अभी भी आपके पास सही होने के चांसेस 66% के आसपास है कि आप 66% सही हो सकते हैं। 1/3 ऑप्शन है अभी भी आपके पास। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 2 और 3, क्योंकि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो आप समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, आखिर इसके एक्सप्लेनेशन में है क्या। इसके एक्सप्लेनेशन को इन डेप्थ और डिटेल्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हाँ, तो सामने बैंक बोर्ड ब्यूरो है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है क्या। एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका काम क्या है? इम्प्रूव गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब कि अगर अगले एग्जाम में यूपीएससी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीबीबी, तो आपका आंसर होना चाहिए इम्प्रूव गवर्नेंस। मतलब कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करना था, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इम्प्रूव करना था। इसी के साथ साथ आपको बीबीबी जो रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था? तो पीजे नायक कमेटी बनाई गई थी आई थिंक 2016 में, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे बीबीबी को बनाया गया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है फॉर द वेरियस रीजन। तो वैसे में आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा और हो सकता है कि आपको 2024 में भी ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ बैंक्स के आइकन्स लगाए हैं जिसे कि आप समझ सकते हैं। आईडीबीआई बैंक जो कि एक टाइम पे प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट बैंक हुआ करता था, जो कि बाद में प्राइवेट बैंक हो गया। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। फंक्शन क्या है इसके? टू रिकमेंड सिलेक्शन ऑफ चिप्स, जैसे कि आपने पता है 2019 के क्वेश्चन से तो ये आपका क्लियर हुई है। वहीं इट हेल्प्स बैंक डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, जैसे कि 2022 के स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया। वहीं टॉर्स एज वेल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पीएसबीज, ओके, डायरेक्टर, सॉरी। इट गाइड बैंक्स ऑन द मर्जर्स एंड कंसोलिडेशन, मतलब ये मर्जर्स और कंसोलिडेशन में भी ये बैंक्स को हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि मर्जर का मतलब होता है दो बैंक को एक कर देना। ऐसा हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं
श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया था कि बहुत से ऐसे जो छोटे छोटे बैंक्स हैं या फिर जो बैंक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या फिर जिन बैंक्स का एनपीए बहुत ज्यादा है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको क्या किया गया है, उसको मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया है। इस वजह से क्या होगा कि बैंकों का जो कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये है फंक्शन इन ब्रीफ। अब हम इसको बात करते हैं और डिटेल्स में। तो बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, कॉन्टेक्स्ट पे आप नहीं जाएंगे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा पुराना है, तो हम सीधे फोकस करते हैं अबाउट मतलब अबाउट बीबीबी पे, मतलब ये अबाउट बैंक, बोर्ड, ब्यूरो। तो अगर हम अबाउट बैंक, बोर्ड, ब्यूरो पे जाएंगे तो मतलब ये कि फरवरी 2016 में एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया इसको बेस्ड ऑन द इनवर्ट रिकमेंडेशंस ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नायक कमेटी, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। तो नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया और इसको जो फंक्शंस दिए गए, इसको जो मैंडेट दिया गया, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो इंद्रधनुष प्लान था उसका पार्ट था, और इसके आप ये भी याद रख सकते हैं कि आखिर बीबीबी किसका पार्ट था। तो जो इंद्रधनुष प्लान बनाया गया था आरबीआई के द्वारा, उसका पार्ट था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं तो ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्टेट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कि जितने भी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन सभी को क्या करता है, ये रिकमेंडेशन देता है कि आपको किस पर्सन को चेयरपर्सन बनाना है। आप याद रखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसका कोई हिस्सेदारी नहीं, मतलब इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं। पीएसआई, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेते हैं किस पे, अपॉइंटमेंट्स पे, इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो पीएमओ होता है उसके साथ कंसल्ट करते हैं, जो पीएमओ में बैठे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं और कंसल्ट करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं इसके रिकमेंडेशन पे कि इसने जिस पर्सन को रिकमेंड किया है वो पर्सन को हम इस बैंक का चेयरपर्सन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, एग्जीक्यूटिव में शामिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इसके कंपोजिशन की बात करें तो बैंक, बोर्ड, ब्यूरो में एक चेयरमैन होता है और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और 5 एक्सपर्ट मेंबर्स को भी बैठाया जाता है उनको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ होती है। 2 लोगों को प्राइवेट सेक्टर से भी लाया जाता है ताकि उनको आइडिया रहे कि आखिर प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है। जो भी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, जो मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे क्या चल रहा है, ये लोग इसका आइडिया देते हैं बीबीबी को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसे कॉन्सेप्ट नहीं बोलूंगा, इसका नाम था बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, बीबीबी। इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2019 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो एट दिस टाइम हो सकता है 24 में भी ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आखिर फंक्शन क्या है, मैंडेट क्या है, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये बॉडी कैसा ऑटोनोमस है, क्वासी जुडिशियल है, किस तरह का सेक्रेटरी है, किस तरह का बॉडी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।